डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड के बारे में बात करेंगे और इस पेपर से, इस मॉडल पेपर से आपके लगभग 35 प्लस क्वेश्चन मतलब मार्क्स लड़ जाएंगे। आप अगर इसको सही से केवल देख लेंगे तो आपके 35 प्लस मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी आसान होता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट है सेकेंड पेपर, इसका काफ़ी आसान है। प्रोसेस इसके काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। केवल आप पेपर 2-3 मॉडल पेपर देख लेंगे तो आप 35 प्लस नंबर करके चले आएंगे। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारियाँ होती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा और कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का, और ये लगभग सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट होता है। ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप भी 35 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 40 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन, ये कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का ये जो PDF है, इसको टेलीग्राम से प्राप्त करके सभी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग आपके इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेंगे इस बार, ठीक है। इस साल का जनरेटेड यानी इस साल का 2022 का ये मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस आपका इधर उधर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे पहले पे जो पूछा है वो दूसरे पे पूछ सकता है, दूसरे पे जो क्वेश्चन है वो पहले पे हो सकता है। सीक्वेंस से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस क्वेश्चन से मतलब है कि हाँ वही क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशंस, राइट विथ देयर फॉर्म्स। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन का डिफिनीशन भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, प्रीपोजिशन के कहिए कि एक प्रकार से उसका टाइप्स पूछा है कि व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशन राइट विथ देयर फॉर्म्स। देखिए प्रीपोजिशन पहले होता क्या है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट जॉइंस नाउन प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक प्रीपोजिशन एक शब्द है, दैट जॉइंस जो जोड़ता है नाउन प्रोनाउंस और फ्रेजेज, नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेज को टू अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों से इन ए सेंटेंस यानी वाक्यों में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो जोड़ता है नाउन प्रोनाउंस और फ्रेजेज को दूसरे वर्डों से इन ए सेंटेंस यानी वाक्यों में दूसरे शब्दों से जोड़ता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे तो पूछा है आपके कि व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशंस राइट विद देयर। देखिए प्रीपोजिशन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अगर फॉर्म्स के, एक तो अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स और अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अगर फॉर्म्स के आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे तो 3 भागों में बांटा जाता है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स अथवा फ्रेज प्रीपोजिशन। अगर आप फंक्शन के आधार पर बांटेंगे तो फंक्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रीपोजिशन ऑफ कॉज यानी प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। इन 4 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में पूछा है कि व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द प्रीपोजिशन राइट विथ देयर फॉर्म। तो यही आपके 3 हो जाएंगे कि जो आपके 3 है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स यानी फ्रेज प्रीपोजिशन। इसके बारे में बस आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लिख देनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट डज फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन्स, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन से क्या मतलब है। आप सभी को मालूम है कि फ्रेमिंग से मतलब क्या होता है, जो भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा उसको आपको इंटरोगेटिव में बनाना रहेगा। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, हुम, हुज, विच एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ आर यूज्ड टू फ्रेम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। इसका आसानी से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में आप समझ लेंगे केवल तो आप इंग्लिश में इसको बना करके लिख सकते हैं कि व्हाट डज फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन, मतलब कि जिस क्वेश्चन जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा उसको आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना रहेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, पहला का तीसरा क्वेश्चन दिया है, आपको 2 ही पार्ट करना रहता है, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, आप किसी को मालूम नहीं है तो आप सभी को ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कंजक्शंस विथ एग्जाम्पल। अभी मैंने कहा प्रीपोजिशन और कंजक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों लगभग समान होते हैं। देखिए कंजक्शन क्या होता है, एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस 2 वर्ड्स, यानी कि जो कंजक्शन होता है एक शब्द होता है और जो ज्वाइंस मतलब जोड़ता है 2 शब्दों को, क्लासेस और सेंटेंसेस मतलब कि क्लासेस और सेंटेंसेज को जोड़ता है। दे आर कॉल्ड लिंकर और कनेक्टर्स आल्सो, मतलब इनको लिंकर्स और कनेक्टर्स भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी है। और यहाँ पे एक्सप्लेन दी काइंड्स ऑफ कंजक्शन कह रहा है, यानी कि कंजक्शन के प्रकारों के बारे में कह रहा था। कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार मेनली होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कई जगह आप देखेंगे तो 3 प्रकार के भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेनली मतलब मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। अगर 2 ही प्रकार आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग
मतलब क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको कई फॉर्म में कभी कभी देता है, कभी कभी पांचों क्वेश्चन क्या करता है, जैसे इसमें ABC 3 करके फॉर्म में दिया है, लेकिन कभी कभी आपको पांचों क्वेश्चन यहाँ पे केवल प्रपोजिशन दे देगा, कहेगा कि आप अपने हिसाब से प्रपोजिशन को भरिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए पहले में प्रपोजिशन भरने के लिए कहा है, दूसरे में सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में बदलने के लिए कहा है, और तीसरे में कंजक्शन के लिए कहा है कि कंजक्शन यूज करके इसको बनाइए। तो आपको इस क्वेश्चन का सीक्वेंस इसी प्रकार का होता है, कुछ चीज़ें चेंज कर दी जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे केवल प्रपोजिशन रहेगा, कभी कभी कंजक्शन दे देगा, इस तरीके से दे देता है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें से आपका 2-3 भी लड़ गया तो ये फिक्स नंबर होते हैं। जैसे कि अगर आप 1 नंबर का करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पहला हो गया, अगर करेंगे 1 नंबर का तो 1 नंबर मिलेगा। अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई, आन की जगह पे 8 हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको नंबर इसमें नहीं मिलेगा। पहला यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन एनी टू, मतलब कोई 2 करना है, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊंगा। आई एम प्राउड डैश 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 माई नेशन, यहाँ पे क्या होगा, आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, काफ़ी इजी है। दूसरा है आई कैन हैव नो रिगार्ड सच पीपुल, आई कैन हैव नो रिगार्ड फॉर सच पीपुल, काफ़ी इजी है ये भी कि आई कैन हैव नो रिगार्ड फॉर सच पीपुल। तीसरा है देयर इज स्टिल नो सब्सटीट्यूट मिल्क, यहाँ पे भी फॉर ही लगेगा, ठीक है, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मिल्क। दूसरा देखिए चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू क्वेश्चन फॉर्म, काफ़ी इजी है, द स्कूल इज ओपन, तो यहाँ पे केवल इज को आप पहले कर देना है, इज द स्कूल इज ओपन। दूसरा है दी वेटर वाज र्यूड, तो वाज दी वेटर र्यूड। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान क्या रखना है, आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे लिख के और फुल स्टॉप लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। योगा इज पॉपुलर, तो इज योगा पॉपुलर, क्या योगा प्रसिद्ध है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। सी में देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सूटेबल कंजक्शंस एनी टू, कोई 2 करना है, मतलब मैं आपको तीनों बताऊंगा। यू कैन फेल, यहाँ पे देखिए यू कैन फेल, यू डोंट वर्क हार्ड, तो यू कैन फेल इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यानी कि आप फेल हो जाएंगे अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो, ठीक है। यहाँ देखिए ऑल नो डॉट 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 मैन इज मोर्टल, ठीक है, मैन इज मोर्टल कहिए या फिर मैन इज मोर्टल कहिए, तो ऑल नो दैट मैन इज मोर्टल। तीसरा है द डॉक्टर केम डॉट 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 द पेशेंट हैड डाइड, तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, काफ़ी इजी था और इसमें से लड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। इसके बावजूद अभी आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा काफ़ी सारे फ्रेम्स है यहाँ पे, मतलब प्रिपरेशन वाले हैं, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा। सभी बच्चे केवल प्रैक्टिस कर लेंगे और ये फिक्स नंबर होता है, 5 क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन से पूछे जाएंगे, बस एक एक शब्द आपको भरना रहेगा छोटा छोटा, और वो शब्द अगर आपको नहीं आता होगा तो आप उसमें मान लीजिए कि 5 में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो 10 नंबर का आता है आपको पैसेज वाला, मतलब केयरफुली आपको अनसीन पैसेज रहेगा, इसको पढ़ करके आपको इसी के हिसाब से आंसर इसमें से देना होगा। इसके लिए मैं आपको एक विशेष पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा और ये काफ़ी आसान होता है, बस आपको इंग्लिश की थोड़ी सी नॉलेज, मतलब इंग्लिश बस समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है तो इसको आप आसानी से 10 में कम से कम आप 8-9 नंबर तो कर देंगे। इसके बारे में कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और लेटर के बारे में, लेटर कई टाइप के होते हैं, किस तरीके से लिखना है, काफ़ी ईजी प्रोसेस से मैं आप सभी बच्चों को बता दूंगा। यहाँ पे इसके राइट एंटोनिम्स के बारे में देख लीजिए, सॉरो दिया है यहाँ पे, तो सॉरो मतलब क्या होता है, दुख, तो सॉरो का एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो जॉय हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है यंगेस्ट, तो यंगेस्ट मतलब क्या होता है, देखिए काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यंगेस्ट मतलब होता है कम उम्र का, यानी कि सबसे कम उम्र का, तो यंगेस्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पूछा है। एक्सेप्ट, तीसरा एक्सेप्ट है मतलब स्वीकार करना, तो रिजेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। चौथा क्या है, अवेयर, अवेयर के क्या हो जाएगा, अनअवेयर, अवेयर मतलब होता है अवगत कराना, जागरूक करना, तो अवेयर का अनअवेयर हो जाएगा। पांचवा दिया है ब्लंट, यहाँ पे पांचवा दिख रहा होगा आपको, ब्लंट दिया है, तो ब्लंट का क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा। ब्लंट मतलब होता है कुंद यानी मंद बुद्धि का, तो शार्प हो जाएगा, इसका पॉइंटेड हो जाएगा। अब देखिए सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो आपके इस तरीके से कर लीजिए कि परवाची शब्द, तो इसका पहला दिया है बेड, BAD, ये बीड का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। बेड है तो बेड मतलब होता है आज्ञा देना, यानी ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, डायरेक्टेड। सेकेंड फॉर्म में दिया है तो आपको सेकेंड फॉर्म में ही इसका सिनोनिम्स लिखना होगा। अगर बीड दिया होता तो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से लिखना होता
होता, लेकिन बेड दिया है सेकेंड फॉर्म में दिया है तो आपको ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, डायरेक्टेड यानी आज्ञा देना इसका हिंदी होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रीफ दिया है। ग्रीफ मतलब क्या होता है, मातम यानी शोक। तो ग्रीफ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मातम, शोक को आप जानते हैं, सॉरो, सैडनेस, इस तरीके से इन दोनों इसका ग्रीफ का हो जाएगा। तीसरा दिया है एक्सेप्ट, काफ़ी आसान है। एक्सेप्ट का वेलकम, रिसीव, अप्रूव यानी स्वीकार करना होता है। चौथा दिया है ऐड। ऐड यानी होता है आपको सहारा या फिर सहायता प्रदान करना, तो ऐड का सपोर्ट, हेल्प, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बैटल सबसे आसान है, बैटल मतलब युद्ध, युद्ध मतलब वार, फाइट, ये सारी चीज़ें इसके लिए हो जाएंगी। अब देखिए चौथे क्वेश्चन पे क्या पूछता है, लेटर आपका पूछता है जो 5वें पे दिया रहता है। 5वें में 2 टाइप के पूछता है, कभी कभी आपसे एस्से पूछ लेता है। ठीक है, लगातार मतलब ज़्यादातर एस्से ही पूछता है, लेकिन मॉडल पेपर में एस्से नहीं है। तो एस्से तो अगर आएगा तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो एस्से ना लिख पाए, अपने हिसाब से जोड़ के बना के लिख सकता है। लेकिन देखिए चौथे क्वेश्चन में राइट द डिफिनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है, जैसे कि जो भगवान को मानने वाला हो तो मतलब आस्तिक होता है, जो भगवान को न मानने वाला हो नास्तिक, यानी जो आस्तिक होता है एथिस्ट, थीस्ट होता है, थीस्ट केवल आस्तिक होता है जो थीस्ट होता है, और नहीं मानने वाला भगवान को एथिस्ट यानी नास्तिक होता है। इस तरीके से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको देख लेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स टू ए बिजनेस लेटर, यानी बिजनेस लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, एक्सप्लेन देम, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ए सर्कुलर लेटर, देखिए सर्कुलर लेटर कई टाइप के होते हैं, फॉर्मल, ऑफिशियल, हर टाइप के काफ़ी सारे हैं, और लेटर आपका इसमें इस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको विशेष एक वीडियो दे दूंगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियो रहेगा। उसमें आपको मैं अनसीन पैसेज और लेटर के बारे में काफ़ी बढ़िया से जानकारी दूंगा, और उसको केवल आप देख लेंगे तो लेटर किसी भी प्रकार से लेटर पूछ दे, कोई भी लेटर, आप उसको करके जरूर आएंगे। काफ़ी आसान प्रोसेस के साथ मैं बताऊंगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट लेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्लेंट लेटर। देखिए अभी मैंने लेटर के बारे में बात कही कि अब यहाँ पे पूछा था बिजनेस लेटर के बारे में, यहाँ पे कंप्लेन लेटर के बारे में, और कंप्लेन लेटर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा इसमें देखिए 5वें का बी क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोज। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोज वगैरह कई सारे, सर्कुलर के बारे में बात करेंगे, सर्कुलर यहाँ पे दिया भी है, सर्कुलर लेटर, मेमोज के बारे में, और नोटिस वगैरह के बारे में, रिपोर्ट वगैरह के बारे में। काफ़ी आसान होता है, काफ़ी एक एक 2 लाइन के डिफिनीशन है, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे, तो आप इसको अपने बुक से या फिर विद्या वगैरह से देख लेंगे। तीसरा देखिए सी, राइट ए लेटर टू ए स्पोर्ट डीलर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल्स, यानी कि आपको एक लेटर लिखना है स्पोर्ट डीलर को कि प्लेस करने के लिए ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम गेम्स मटेरियल, कुछ गेम्स की सामग्री को मंगवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से लेटर के बारे में और अनसीन पैसेज के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सभी बच्चों को आता है, सभी बच्चे जानते हैं, और तो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे परसेंटेज बने। और कम से कम कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 40+ लाना ही लाना है, इसलिए कि ये समझिए कि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, और इसमें आपके परसेंटेज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर सब में मान लीजिए कि 20-22 पाते हैं, इसमें 35-40 ला लेते हैं, इसी की वजह से आपके 3-4% इंक्रीज हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इसको PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ से सारी चीज़ों को देख लेंगे, एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।